नमस्कार। दृष्टि टीचिंग एग्जाम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग यूपीएचईएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए तैयारी के संदर्भ में आमने सामने उपस्थित हुए हैं। आज दूसरी कक्षा है। तो पहली कक्षा में हम लोगों ने सिलेबस पर ठीक ठाक चर्चा कर ली थी। आप लोग की ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि आप उस सिलेबस को अक्षरशः एक पेपर पर उतार के हमेशा अपने सम्मुख रखिए। उससे क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, एक तो इसकी जानकारी होती रहती है और दूसरा कि कितना कवर हो गया है, कितना बाकी है, इन सब के बारे में भी जानकारी रहती है। खैर, आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, तो आज हम लोग किस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ है स्रोत। उसके अंतर्गत तमाम चीजें डिस्कस की गई हैं। इसको इतनी महत्ता क्यों दी जाती है? स्रोतों को स्रोतों को महत्ता इसलिए दी जाती है कि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि स्रोतों की वजह से ही इतिहास है ना। इतिहास में किसी भी प्रकार की कपोल कल्पना, कथा कहानियां स्वीकार नहीं की जाती। उन्हें इतिहास के अंतर्गत तो नहीं ही रखा जाता। यदि उनसे जुड़े मामले का साक्ष्य नहीं है, स्रोतों के अंतर्गत ऐसे ही साक्ष्यों की हम लोग पड़ताल करते हैं। जब हम लोग स्रोतों को पढ़ना या समझना प्रारंभ करते हैं तो मेनली हमें दो तरह के, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण क्या है, क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में ये रखना है कि हम लोग जो भी इतिहास पढ़ते हैं, आपने अगर मतलब पढ़ा तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उसमें इतिहास विषय रहा होगा।
डॉक्टरेट या नेट होंगे या दोनों होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप सुपरिचित होंगे, लेकिन अध्ययन अध्यापन में इन सब की चर्चा आवश्यक है, क्योंकि क्रम से चलने के लिए क्रम को पकड़ना भी जरूरी है। तो क्रम में पहले स्थान पर स्रोत हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं आज, तो जैसा कि हमें पता है कि इस इतिहास को लिखे बहुत समय नहीं हुआ। 100 सवा 100 साल के प्रयास का फल है कि आज हमें एक भारत का इतिहास सिस्टमैटिक तरीके से देखने को मिलता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि चूंकि हम लोगों का जो चर्चा का विषय है वो प्राचीन इतिहास है, कि आज के 100-150 साल पहले ये विचारधारा थी कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो कथा कहानियों का इतिहास था। सोर्सेज, ऐसा नहीं है कि सोर्सेज नहीं थे, लेकिन उन सोर्सेज को उस दृष्टि से नहीं देखा गया था जिस दृष्टि से भारत में आने के बाद अंग्रेजों ने देखा। क्योंकि तमाम प्रकार के स्तूप, अभिलेख, स्थल तो विद्यमान थे, लेकिन भारतीयों द्वारा चूंकि अंग्रेजी शासन का दौर था, 1757 में प्लासी के बाद से अंग्रेजी राजनीतिक घुसपैठ जो है वो शुरू हो गई थी। और जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चलाने लगी तो उसमें अधिकारी भी आने लग गए। तो जो अधिकारी आए उन्होंने इस बात की पड़ताल करने का प्रयास किया कि हम जहाँ हैं यहाँ का जो कल्चर है किस टाइप का है, लोग क्या सोचते हैं, इनकी क्या परंपराएं रही हैं, क्या इतिहास रहा है। अच्छा, अंग्रेजों के लिए जो इतिहास का मायने था वो था घटनाओं का तिथि क्रम के हिसाब से वर्णन। हेरोडोटस को इसीलिए इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि ईसा से पहले ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 BC के बाद से जो तिथियों वाला इतिहास लिखा गया, ये हम पश्चिम की विशेषता के रूप में देख सकते हैं कि वहां पर तिथियों को फोकस करके इतिहास लिखा गया। ठीक है, अब जब अंग्रेज भारत आए और अंग्रेजों ने भारत के इतिहास की पड़ताल करना शुरू किया तो इन्हें तमाम ग्रंथ मिले, जैसे मनुस्मृति है,
अभिज्ञान शाकुंतलम है, भगवद गीता है। तो इनको साहित्य के तौर पर जो कुछ भी मिला, चाहे वो धार्मिक साहित्य हो या गैर धार्मिक साहित्य हो, चाहे भारतीय साहित्य हो और चाहे विदेशी साहित्य हो, तो इसमें जहां जहां भारत से लिंक है, अर्थात भारत में लिखा गया धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, तो भारत के लोगों द्वारा जब कुछ भी लिखा गया तो उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज की कमी देखी गई। प्राचीन भारत की बात हो रही, और वो कमी थी तिथियों का ना होना। बहुत बड़ी बात थी। और ये एक समस्या भी थी। कम से कम उस वर्ग के लिए जो भारत की संस्कृति में रुझान रखता है, अथवा वो लोग जो पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, इतिहास आदि से जुड़े हुए, उनके लिए ये बड़ा समस्या का विषय था कि हम अगर इस प्रकार का माहौल रहेगा, तिथियां रहेंगी ही नहीं, तो हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे कैसे? काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अंग्रेजों द्वारा मेहनत की गई और उनके द्वारा इतिहास को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हमारा इतिहास है ना, भारत का इतिहास में उसे लगाया गया। और प्राचीन भारत का इतिहास जो कथा कहानियों द्वारा चला आ रहा था, कहीं भी साक्ष्य नहीं थे, तो पश्चिम में तिथि के साथ साथ साक्ष्य भी इक्वली इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि साक्ष्य और तिथि के आधार पर घटनाओं को लिखा जाता था। उसे वो इतिहास कहते थे, हिस्ट्री कहते थे। तो भारत में घटनाएं तो मिल रही थीं, लेकिन कहीं भी तिथियों का प्रयोग नहीं था। एक और बड़ी समस्या थी कि भारत का अच्छा खासा इतिहास, ठीक है, अच्छे खासे का मतलब है अच्छा खासा, अंधकार में था। हमें पता ही नहीं था। जो यूनानी, रोमन लेखक थे, उन्होंने भारत के इतिहास के संदर्भ में सिकंदर के आक्रमण की चर्चा की थी। तो हम जो पीछे जाते थे, अगर मान लो हमें इतिहास में पीछे जाना है, तो उसके लिए हमें साक्ष्य चाहिए। तो आप ये सोचिए कि सिकंदर के आक्रमण से हम अपने इतिहास का प्रारंभ मानते थे। कितनी रोचक बात है। अब सोचिए जरा, आपको तो खैर पता ही है कि सिकंदर से पहले मगध का उत्थान है, उससे पहले 16 महाजनपद है, जैन बौद्ध धर्म है उसी समय का, 600 ईसा पूर्व का, उत्तर वैदिक काल, उससे पहले पूर्व वैदिक काल, उससे पहले हड़प्पा काल, उससे पहले प्रागैतिहासिक काल।
ये सब अनजाना था। कितने महत्वपूर्ण इतिहास से हम अनभिज्ञ थे। क्रमबद्धता तो छोड़िए, हम तो सिकंदर के आक्रमण से पीछे जा ही नहीं पाते थे। फिर जैसा कि अभी हम लोग ने कहा कि प्लासी के बाद जब अंग्रेज आए, नौकरी वोकरी करने आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो कुछ इस प्रकार के लोग थे जैसे विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, इवन उस समय कुछ गवर्नर जनरल जैसे वारेन हेस्टिंग्स, आपने नाम सुना ही होगा। उसको कई भाषाओं का ज्ञान था, वारेन हेस्टिंग्स को। अरबी फारसी का भी जानकार था। तो वो रुचि ले रहे थे, है ना। एक महत्वपूर्ण, अच्छा, ये लोग जो थे विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, ये सब लगे हुए थे भगवत गीता का अनुवाद करने में, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद करने में। और इससे पहले अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद हुआ 1777 के आसपास। उसके बाद इन सब का हुआ, भगवत गीता का, अभिज्ञान शाकुंतलम का। अच्छा, अंग्रेज चूंकि भारत में भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो धीरे धीरे वो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने बंगाल जीता, उसके बाद वो लग गए अपने विजय अभियान में। तो फिर क्या बंगाल, क्या अवध, क्या दिल्ली, क्या महाराष्ट्र, क्या मद्रास, है ना। तो अपनी चीज़ों को कैरी ऑन करते चले गए। इस बीच एक व्यक्ति जिनका नाम आपने सुना होगा, जेम्स प्रिंसेप। अब जेम्स प्रिंसेप ने जब 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो अभिलेख तो पहले से विद्यमान थे, क्या लिखा है हम लोगों को मतलब नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने ना केवल मतलब निकाला, बल्कि मौर्यों के इतिहास को उजागर किया। जो कथा कहानियों में था उसे सिस्टमैटिक किया। बात समझिए, 19वीं सदी में ही रॉबर्ट ब्रूसफुट, कनिंगम जैसे लोगों ने प्रागैतिहासिक मामलों में खोज की। इसी क्रम में हड़प्पा से संबंधित गतिविधियां शुरू ही हो गई थीं 19वीं सदी में। उनको आधार मिला 20वीं सदी में। तो आज के लगभग 100 साल पहले 1921 और 22 में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल खोजे गए, खुदाइयां हुई, तमाम प्रकार की रोचक जानकारियां मिली। अच्छा, जब अंग्रेज लग गए काम पर, तो भारतीय भी जो पुरातत्व से जुड़े, तो वो भी इतिहास को उजागर करने में लग गए। जैसे पंडित श्याम शास्त्री थे, उन्होंने 1905 के आसपास अर्थशास्त्र को डिकोड किया, मतलब उसको उजागर किया, छपवाया। तो धीरे धीरे सॉरी,
धीरे धीरे साहित्यिक साक्ष्यों की मदद से, पुरातात्विक साक्ष्यों की मदद से, और सबसे बड़ी बात कि 18वीं 19वीं सदी में जो विज्ञान ने रफ्तार पकड़ी, तो विज्ञान की मदद से भी हम घटनाक्रमों को क्रम से लगाने में सफल हो गए। भाई आज हम लोग जैसे बात करते हैं कि कोई घटना कितनी पुरानी है ना, तो हम लोग के मुख से तुरंत C14 निकलता है, कार्बन 14, कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें कार्बन है, तो किसी भी वस्तु में जब कार्बन की मात्रा होती है वो दो रूपों में होती है, C12 और C14। तो C12 तो नहीं, लेकिन C14 आयु ज्ञात करने में मदद करता है, क्योंकि उससे उस वस्तु की आयु मालूम चल जाती है वैज्ञानिक विधि से। और भी तमाम विधियां हैं, पोटेशियम आर्गन विधि है ना, और भी विधियां हैं, सिलेबस में लिखा भी है। लेकिन यहां जो समझाने वाली मुख्य बात है कि हम क्रम लगाने में विज्ञान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ना, कि हम प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर पाए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर पाए, निम्न, मध्य, उच्च, है ना। हड़प्पा काल को टाइम पीरियड दे पाए, वैदिक काल को टाइम पीरियड दे पाए, क्योंकि बिना टाइम पीरियड के मान लीजिए हम लोग इतिहास पढ़ भी रहे होते तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात को लेकर हमेशा ये बात खटकती कि हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे हैं, पता नहीं कब का है, हम लोग महात्मा बुद्ध को पढ़ रहे हैं, पता नहीं कब का है ना। तो वो खटकती। तो ये जो खटकन है, इसे दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेजों ने निभाई। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उजागर करने वाले जो अंग्रेज हैं भारतीय इतिहास को, चाहे जेम्स प्रिंसेप हो, रॉबर्ट ब्रूस फूट हो, है ना, इन सब के लिए हमेशा भारत का इतिहास, है ना, मतलब हम लोग थैंकफुल रहेंगे उनके। खैर, बढ़ते हैं आगे। तो जब हम लोग साहित्यिक, हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में जानकारियां इकट्ठी करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग साहित्य की चर्चा करेंगे तो इसमें धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य, है ना, इसमें देसी विदेशी शामिल कर लेना, है ना, क्योंकि है तो साहित्य ही, है ना, विदेशी यात्री जो लिख कर गए, है ना। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैसे वेद वगैरह हैं, वेद हैं, पुराण हैं, है ना, ये सब चीज़ें धार्मिक में हैं। अब गैर धार्मिक की बात करोगे तो जैसे अर्थशास्त्र है ना, नीति सार है कामंदक का, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, है ना, ये सब गैर धार्मिक हो जाएंगे। इसमें शासन, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, है ना, इस टाइप के डिस्कशन रहते हैं। धार्मिक का मतलब है कि जैसे मान लीजिए वेदास,
धार्मिक में वेदों में क्या है? वेदों में मंत्र हैं। मंत्र क्यों हैं साहब? तो वेदों में मंत्र इसलिए हैं कि भैया यज्ञ कराओ, है ना, यज्ञ करा के मंत्रोच्चारण करके यज्ञों के माध्यम से और ईश्वर से मनोकामना अपनी मांग लो। भाई आज भी मान लीजिए कोई भी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, है ना, तो किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा तो वो कुछ ना कुछ तो परमपिता परमेश्वर से मांगता ही होगा। सुखमय जीवन की अपेक्षा तो वो करता ही होगा कि ईश्वर सुखमय जीवन दे, घर परिवार में सुख शांति दे, तो ये सब चीजें तो मांगो, है ना। तो उससे जुड़े मंत्र आज हैं, तो वो धर्म से मामला जुड़ जाएगा और गैर धार्मिक हो ही गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो विदेशी विवरण, है ना, तमाम विदेशी यात्री भारत आए, है ना, चाहे फिर वो यूनानी रोमन हो या चीनी हो, चीनी यात्री, है ना, या अरबी यात्री हो, है ना, उन लोगों ने तमाम प्रकार के विवरण। अच्छा, चूंकि हम लोग पूर्व मध्यकाल में भी रहेंगे सिलेबस के तहत, तो वहां पर ये लोग भी ऐड हो जाएंगे। अन्यथा प्राचीन भारत का इतिहास अगर हम लोग देखें तो प्रागैतिहासिक काल से और हर्षवर्धन तक हम लोग चर्चा में लेते हैं सामान्य तौर पर। उसके बाद 750 से 1200 के बीच का जो समय है उसको पूर्व मध्यकाल कह देते हैं। वही चीज सिलेबस में भी है, तो कहने को प्राचीन भारत है लेकिन उसमें पूर्व मध्यकाल भी ऐड है, जुड़ा हुआ है। सिलेबस में है तो भाई पूछा भी जाएगा। अच्छा, परीक्षा की दृष्टि से अगर इस टॉपिक को देखा जाए श्रोतों को, तो परीक्षा की दृष्टि से भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि फला पुस्तक किसकी है, तो चूंकि प्रश्न सीधा रहता है तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर वो समस्या बन सकती है ना। तो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्षों के प्रश्नों को अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना आते हो, क्वेश्चन बिल्कुल आता है। हाँ, संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। अगर पिछले वर्षों के प्रश्नों पर देखा जाए प्रश्न पत्रों को, तो हम लोग कोई ऐसी संख्या फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि 1 से लेकर 5 के बीच में नंबर्स अमूमन रहते हैं प्रश्नों की संख्या के तौर पर। चूंकि यूनिट 1 है और टोटल 10 यूनिट पर हम लोग ने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। हमने आपको यह भी कहा था कि प्रत्येक यूनिट से सवाल आता ही आता है।
अब किस यूनिट से कितना पूछेगा ये हम लोग की चर्चा का विषय नहीं है, ये तो एग्जामिनर का पक्ष है कि वो किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछता है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो एक हम लोग चर्चा करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की। पुरातात्विक साक्ष्यों से आशय हम लोग कह सकते हैं भाई, जैसे हम लोग अभिलेख चर्चा में लेते हैं, स्मारक चर्चा में लेते हैं, सिक्के चर्चा में लेते हैं। इस प्रकार की चीजें जो पुरातात्विक चीजें होती हैं, बटोवे से उसे पुरातात्विक मामलों में रखा जाएगा। विभिन्न राजवंश हैं उनमें हमें अभिलेख भी देखने को मिलते हैं, चाहे फिर वो मौर्यकालीन अशोक ने जो शुरुआत कर दी अभिलेख की, तो मौर्योत्तर काल में भी हमें अभिलेख दिखाई देते हैं, चाहे फिर वो पहलव हों चाहे कुषाण हों, जो विदेशी राजवंश देखने को मिलते हैं मौर्योत्तर काल में, और भारतीय राजवंशों के अंतर्गत भी शुंग आदि, सातवाहन, है ना, इन सब ने भी अभिलेख, इनके भी अभिलेख हम लोग को देखने को मिलते हैं। आगे चलकर गुप्त काल है तो गुप्त काल के राजाओं ने भी तमाम अभिलेख प्रसारित किए। सर्वाधिक अभिलेख प्रसारित करने वाला गुप्त राजा कुमारगुप्त है, या ये कह लो कि सबसे ज़्यादा अभिलेख उसके मिले हैं हम लोगों को। तो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहता है अभिलेखों का प्लस स्मारकों का, है ना। स्मारक क्या कहानी कहते हैं, कैसे हमें स्मारकों के बारे में जानना समझना है। क्वाइंस हैं, सिक्के भी कहानी कहते हैं। भारत में सिक्का, जो कॉइन्स शब्द का प्रयोग है, ये 500 ईसा पूर्व के आसपास से प्रारंभ हुआ, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और उस समय उनको आहत सिक्के कहा जाता था। या अंग्रेजी में हम लोग पंचमार्क बोल सकते हैं। तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के का मतलब यह था कि आहत मतलब चोट पहुंचाकर निशान बनाना। तो धातु है, धातु पर हमने चोट पहुंचाई, अब उस पर एक डिजाइन बन गई, है ना, अब वही सिक्का हो गया। महत्वपूर्ण यह था कि हम पंच करके मार्क उस पर दे देते थे। पेड़ है, अर्धचंद्र है ना, इस टाइप के मार्क हम लोग बनाते थे उसमें। लेकिन सॉरी, जो सबसे बड़ी चीज आहत सिक्कों में कमी के रूप में हम लोग कह सकते हैं, वो थी उनमें लेखन नहीं था। लेखन नहीं था। आगे चलकर मौर्योत्तर काल में जब विदेशी आक्रमण हुए और इंडो ग्रीक सबसे पहले आए आक्रमणकारी, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले लेखयुक्त सिक्के जारी किए। तो इनकी वजह से हमको मालूम चला कि सिक्कों में लिखा भी जा सकता है। देवी देवता का नाम, मंत्र, राजा का नाम, राजा की तस्वीर, है ना, देवता की एक तरफ, राजा की तस्वीर। भाई सिक्के के दो पहलू, तो दो पहलू को कैसे सजाना है। तो इन सब गतिविधियों से हमें इतिहास की जानकारी भी मिलती है। कौन राजा है, कौन से सिक्के चला रहा है, सिक्कों की अधिकता उस राजा की आर्थिक संपन्नता की ओर इशारा करती है। तो ये सब चीजें, तो इस पर हम लोग अभी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे।
क्योंकि आज हम लोग का जो मेन गोल है वो ये है कि जो साहित्यिक मामले हैं उनको हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, और बीच बीच में जहाँ पर समझने वाला मामला होगा वहाँ हम लोग समझने वाली प्रक्रिया भी अपना लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग की जो पहली हेडिंग बनेगी वो बनेगी धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में भी हम डिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि इसका एक सब डिवीजन आ जाएगा ब्राह्मण साहित्य। एक डिवीजन आ जाएगा गैर ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर साहित्य, जिसमें जैन बौद्ध धर्म आ जाएंगे। तो आराम से चीजों को सुनिए, समझिए और लिखने का कार्यक्रम जारी रखिए। तो उससे आपको थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि नहीं, कुछ चीजें हमने लिख भी रखी हैं, तो हम समझते भी जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं, और किस किस पोर्शन में कैसी कैसी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो अब सीधा तो आपने धार्मिक साहित्य मेन हेडिंग डाली, उसके बाद सब हेडिंग है ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद पर। सबसे पहले इनको समझ ले, इनके बारे में दो दो बातें समझ लेंगे तो इनके पर्पस समझ में आ जाएंगे, है ना। जैसे अगर हम लोग वेद की बात करें तो जब हम लोग वैदिक काल में यात्रा कर रहे होते हैं इतिहास के अंतर्गत, तो हमें वहाँ पर पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, है ना, चैप्टराइजेशन हमने करा ही दिया था, या मान लो सिलेबस में तो है ही ना, चैप्टर्स तो हम लोगों ने सिलेबस में देख ही लिए थे। तो चैप्टर को सामने लगा लेना, है ना। तो मान लीजिए जब आप देख रहे हो तो सामने भी नज़र रहनी चाहिए सिलेबस पे, है ना। अब हमने कहा वैदिक, है ना, तो थोड़ा सा देख लो कहाँ है वैदिक, उस वैदिक काल में कौन सा वैदिक इतिहास है जो हम लोग को डील करना है ना। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा देखे रहना। तो वेद जो हैं इनकी अगर हम चर्चा करें तो वेदों को श्रुति श्रुति सुनने वाला की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि फिलहाल ये सर्वमान्य मत है कि ये जो टाइम पीरियड है ये मौखिक ज्ञान के स्थानांतरण का टाइम पीरियड है। तो जो भी इस समय ज्ञान, जैसे पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद है, उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये जो वेदास हैं ये मौखिक नॉलेज का ओरल ट्रांसफर हुआ है। गुरु से शिष्यों को, फिर शिष्य गुरु बन गए, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, फिर वो शिष्य गुरु बन गए, तो फिर उन्होंने अपने शिष्यों को। अच्छा, मामला क्या हुआ कि जब वेद थे तो फिर ये क्यों आए, इनकी क्या जरूरत थी?
तो जैसे 4 वेद हैं, तो प्रत्येक वेद का ये डिवीजन है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद के आरण्यक हैं, ऋग्वेद के उपनिषद हैं। सामवेद है तो सामवेद है, सामवेद का ब्राह्मण है, सामवेद का आरण्यक है, सामवेद का उपनिषद है ना। हर वेद का इस तरह से डिवीजन है क्यों? समझना आप इस बात को, है ना, ये समझने वाली बात है। डिवीजन इसलिए है कि जैसे वेद है, वेदों में जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया, ठीक है, वो बहुत क्लिष्ट है, कठिन है। वैदिक संस्कृत बहुत कठिन है। वर्तमान समय में हम लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं, वो संस्कृत वैदिक संस्कृत के आगे कुछ नहीं है। अगर हम टफ की बात करें, है ना, तो भाई वैदिक ज्ञान को अगर बहुत टफ होगा तो आम आदमी के पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये आए कि भाई ऋग्वेद को समझना है सरल भाषा में, ये लिख दो, तो ये आ गए ब्राह्मण ग्रंथ। कुछ रिलैक्स मिला कि चलो अब तो चीजें समझ में आने लगी। अच्छा, फिर आरण्यक। आरण्यक में, आरण्य का मतलब होता है जंगल। ठीक, तो जंगल और ज्ञान का क्या रिलेशन है? तो जंगल और ज्ञान से आशय है चिंतन मंथन। तो यहां पर चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक, प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और इसी चिंतन मंथन की प्रक्रिया का उत्कर्ष उपनिषदों में हमें देखने को मिलता है। बात समझो, उपनिषदों में इसी चिंतन मंथन का या दर्शन का हमें चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। तो ये प्रत्येक वेद का एक समूह है कि आपको एक वेद दिखाई देगा, फिर उसके ब्राह्मण दिखाई देंगे, फिर अरण्यक दिखाई देंगे, फिर उपनिषद दिखाई देंगे। उपनिषदों में हमें चिंतन का, दर्शन का उत्कर्ष काल दिखाई देगा। यह है मामला। ठीक है ना। तो इसमें पहले पैराग्राफ में लिख लो, ये हेडिंग तो डाली दी है, अब इसी में पहले पैराग्राफ में लिख लो कि वेदों को श्रुति, श्रुति की श्रेणी में रखा जाता है। वेद के 4 अंग, संहिता, संहिता, संहिता मतलब वेद ही है ना, वेदों को संहिता भी कहते हैं। संहिता, कौमा ब्राह्मण, कौमा आरण्यक, कौमा उपनिषद हैं। वेद मुख्यतः पद्य में लिखे गए हैं। अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप
यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण से आशय है यज्ञ की व्याख्या करने वाला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। है ना, फुल स्टॉप। मतलब जो यज्ञ की व्याख्या करे वो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण में ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ, है ना, और यण का मतलब होता है व्याख्या। तो यज्ञ की व्याख्या करने वाला ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों, कंटिन्यू करते हुए लिखो, ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट, मतलब बाद में लिखा गया, वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, आरण्यक से आशय है जंगल में प्राप्त किया गया ज्ञान। आरण्यक से आशय है जंगल में प्राप्त किया गया ज्ञान। इसमें इसमें यज्ञीय कर्मकांडों की, इसमें यज्ञीय कर्मकांडों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। फिर पैराग्राफ चेंज करके, उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। है ना, यही वैदिक साहित्य है ये, है ना, ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों के लिए अन्य शब्द क्या है? वेदांत, है ना, वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में भारतीय दर्शन का चरम देखने को मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है।
सबसे विशाल उपनिषद, सबसे विशाल उपनिषद बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक। तथा सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। वेदों की कई शाखाएं भी हैं। वेदों की कई शाखाएं भी हैं। ऋग्वेद की शाकल शाखा एकमात्र जीवित शाखा है। जीवित का मतलब जिसके बारे में हम जानकारी हमारे पास है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, कि ऋग्वेद की कौन सी शाखा है जो जीवित है। तो उसका आंसर था शाकल, है ना, आपके सामने लिखा हुआ है। कंटिन्यू करते हुए लिखना। यजुर्वेद शुक्ल एवं कृष्ण शाखाओं में बटा है। वहीं कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय, शाखाएं सामवेद की हैं। वहीं शौनक तथा पिप्पलाद शाखा अथर्ववेद की है। ठीक है, ये तो हो गया वैदिक साहित्य। ठीक है, ये पूरा पोर्शन वैदिक साहित्य का था, है ना। वैदिक साहित्य का मतलब वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो वेदांग। चूंकि ये आपके सिलेबस में एक यूनिट के तौर पे पड़ा हुआ है, इसलिए इसको इस तरह से हम लोग के लिए देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और क्वेश्चन भी आते हैं, अभी आपने देखा। नेक्स्ट है हेडिंग डालिए वेदांग। इसमें लिखिए इनका रचना काल 600 से
200 ईसा पूर्व का है। छह सौ से 200, इस तरह से लिख देना, 600 से 200 ईसा पूर्व या बीसी। लिखो इनकी संख्या 6 है, इनकी संख्या 6 है, डैश कर दो। कौन कौन सी है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ये 6 हो गए। वेदांग, ठीक। क्लियर, गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य, लिखो इनका रचना काल 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच का है। हालांकि आपको सूत्र साहित्य शब्द स्पष्ट होगा, लेकिन फिर भी आपको बस थोड़ा सा बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि सूत्र साहित्य का मतलब है, सूत्र का मतलब होता है धागा, है ना, पिरोना उसे, है ना, कहते नहीं है एक सूत्र में बांधना, है ना। तो जो चीजें बिखरी हुई हैं उनको एक जगह मैनेज करना, है ना। जैसे वैदिक संस्कृत है, तो वैदिक संस्कृत में ग्रामर नहीं है, बात समझना ध्यान से। जो वैदिक संस्कृत है उसमें ग्रामर नहीं है, उसमें मंत्र लिखे हुए सीधे तौर पे, देयर इज नो ग्रामर, व्याकरण का भाग है ही नहीं। तो क्या है कि चीजें बिखरी हुई हैं, तो उन्हें सूत्रबद्ध करना बहुत ब्रेन का काम है। बात समझो, है ना। तो इस कंटिन्यू करते हुए लिखो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, सूत्र लेखन का बेहतरीन उदाहरण है। यह गद्य में है, इसको गद्य में लिखा गया है ना। तो अब यहां पर जो पाणिनि का योगदान है वो बहुत ही सुंदर और बेहतरीन है, क्योंकि जैसे मान लीजिए, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए आज हम लोग हिंदी या अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, तो अगर मान लो इसमें व्याकरण नहीं है, ग्रामर नहीं है, तो जैसे आप हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते ही हैं, तो ग्रामर नहीं होगी तो आप उसको भूत, वर्तमान और भविष्य में डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे।
ये बात समझ में आ रही है ना? ही वॉज गोइंग, ही इज गोइंग, ही विल गो। वो जा रहा था, वो जा रहा है, वो जाएगा। तो इसमें वॉज, इज, विल, ये व्याकरण की वजह से है। अच्छा, वेदों में मंत्र हैं, उनका तो सीधा टारगेट है परमपिता परमेश्वर की स्तुति। स्तुति कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया बस, है ना? मतलब उन्होंने इस बात पे नहीं सोचा। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, ये बेहतरीन व्याकरण ग्रंथ है, और इसमें ये चूंकि सूत्र शैली में है, इसलिए इतना जोर देकर आपको ये बात बताई गई। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। जैसे हम लोग बोलते हैं महाकाव्य, है ना? बोलते हैं ना एपिक, है ना? तो दो महाकाव्यों के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है, रामायण और महाभारत, है ना? आप इनसे सुपरिचित हैं, थोड़ा सिलेबस के आधार पर इनसे और परिचित हो जाइए। इसमें पहले पैराग्राफ में लिखिए कि महाभारत में वाल्मीकि तथा रामायण की चर्चा है। वहीं दूसरी ओर रामायण में कुरु, हस्तिनापुर, जैसे क्षेत्रों की चर्चा है ना? ये महाभारत कालीन क्षेत्र हैं। कुरु, है ना, कौरव थे। क्षेत्रों की चर्चा है। हालांकि रामायण में महाभारत युद्ध की चर्चा नहीं है। है ना? देखो, अब यहां पर मामला फंस गया। अब देखना, एक शिक्षक की नजर से देखो, है ना? शिक्षक बनने जा रहे हो ना, तो शिक्षक के तौर पे जब आपने पढ़ा कि इसमें इसकी चर्चा है, इसमें इसकी चर्चा है ना, तो अपने आप आपके मन में डाउट आएगा कि ये पुराना या ये पुराना। ये रिसर्च का विषय है, क्योंकि एक साथ तो हुआ नहीं है। क्योंकि एक साथ हुआ होता तो उस तरह की व्याख्या ना होती।
भाई इसमें घटना घटेगी तभी तो ये लिखेगा, और इसमें घटना घटेगी तो ये लिखेगा, तो यहां लोचा हो गया मामला फंस गया। तो इतिहासकार लग गए पता लगाने में कि कौन प्राचीन। तो हालांकि बहुत पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन फिर भी विद्वानों का ऐसा मानना है कि महाभारत ज्यादा प्राचीन है। खैर, तो एक तो ये मामला। अच्छा, दूसरा कि चूंकि आपने रामायण महाभारत देखी सुनी होगी, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है महिलाओं को लेकर। रामायण में जहां महिलाओं को पुरुषों के निर्देशानुसार चलते हुए दिखाया गया है, क्योंकि जब हम लोग धार्मिक रूप से कालखंडों में विभाजित करते हैं तो उसमें सतयुग, द्वापर, त्रेता, है ना, इस प्रकार से हम लोग कलयुग, है ना, इस प्रकार से चर्चा करते हैं। तो रामायण में अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं महिलाएं दिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्डर ले रही हैं पुरुषों से, है ना। जैसे माता सीता हैं, तो रामचंद्र जी के पास ये अथॉरिटी है कि वो माता सीता को एक्सेप्ट करें अथवा ना करें। हालांकि वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर लोगों के कहने पर उन्हें फिर कहना पड़ता है कि नहीं भाई, डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है। तो मां सीता धरती में समा जाती हैं, वहीं से आई थी। भाई हल चलाते समय ही तो मटका टकराया था, उसी में सीता जी थी। खैर, धार्मिक कथा कहानियां हैं, उसमें न जाते हुए हम लोग यहाँ पर ये देखें कि, और अच्छा उधर देखें महाभारत में, तो वहाँ कुंती का जो करेक्टर है ना, तो वहाँ पर जो फीमेल है वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा मजबूत दिखाया गया है। पांचाली हंसती हैं दुर्योधन पर, तो ये भी साहस की बात है, किसी महिला का पुरुष के ऊपर हंसना। नारियों के चरित्र थोड़े से सशक्त दिखाए गए हैं महाभारत में, तो ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पैराग्राफ चेंज करके लिख देना कि महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की। इसमें कुल 18 पर्व हैं। पर्व का मतलब होता है अध्याय। भगवत गीता इसके छठे पर्व भीष्म पर्व का भाग है। भीष्म पर्व का भाग है। शांति पर्व इसका सबसे बड़ा पर्व है। महर्षि व्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है।
महाभारत में प्रारंभ में 8800 छंद थे, तब इसे जय कहा जाता था, इसका मतलब यह है कि भले ही हम लोग महर्षि व्यास का नाम लेते हैं, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम लोग जिस रूप में महाभारत हमको वर्तमान समय में उपलब्ध है, तो वो कई लोगों ने लिखा होगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि रामायण महाभारत का जो रचना काल है वो अगर हम अप्रॉक्स मान लें तो 500 BC टू या 400 BC मान लो, 400 BC टू 400 AD, है ना। मतलब विद्वानों का ये मानना है कि लगभग 800,000 साल लगे हैं रामायण और महाभारत को कंप्लीट होने में। तो इट मीन्स अन्य लोग भी इन्वॉल्व है ना। तब इसे जय कहा जाता था। आगे चलकर जब संख्या 24,000 हुई तब इसे जय संहिता कहा गया। और जब संख्या 1,00,000 हुई तब महाभारत कहा गया। ठीक है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। रामायण में कुल 7 कांड हैं, 7, है ना। पहला बालकांड तथा 7वां उत्तरकांड गुप्त काल में जोड़े गए, है ना। 7 कांड कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। रामायण कंटिन्यू करते हुए लिखो। रामायण को आदि काव्य व वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया है। रामायण में प्रारंभ में 6,000 श्लोक थे। जो जो गुप्त काल में बढ़कर 24,000 हो गए थे।
लाइन चेंज करके लिखना। रामायण में यवन, यवन का मतलब यूनानी, यवन कौमा शक जातियों का वर्णन है। वहीं महाभारत में शक, यवन, हूण आदि जातियों का वर्णन है। ठीक है, ये भी स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट लिखिए पुराण, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुराण है ना, इसमें लिख लो कि पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन, प्राचीन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना, होता है। पुराणों के रचयिता ऋषि लोमहर्ष तथा उनके शिष्य उग्रश्रवा को, जो उनके पुत्र भी थे, उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। प्राचीन इतिहास की जानकारी हेतु प्राचीन इतिहास की जानकारी हेतु वायु, मत्स्य, मार्कंडेय, पुराण, मार्कंडेय पुराण विशेष उल्लेखनीय है। पुराणों के अंतर्गत सर्ग, सर्ग ब्रैकेट में सृष्टि, कॉमा प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग ब्रैकेट में पुनः सृष्टि, कॉमा मनवंतर, मनवंतर ब्रैकेट में विभिन्न युग, आदि की चर्चा है। कंटिन्यू करते हुए लिख लो, स्कंद पुराण
सबसे बड़ा तथा ब्रह्मांड पुराण सबसे छोटा है। वहीं वहीं मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक तथा प्राचीन है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट लिखो धर्मशास्त्र। इन सब के मायने स्पष्ट होने चाहिए, है ना, ये बातें ध्यान रखना। धर्मशास्त्र में लिखिए, मानवीय जीवन के लक्ष्य धर्म, कौमा अर्थ, कौमा काम, कौमा मोक्ष, मिलकर पुरुषार्थ कहलाते हैं। इनकी चर्चा धर्मशास्त्रों में मिलती है। नेक्स्ट लिखिए, एक इंपॉर्टेंट है स्मृतियां, है ना, जिनको आप स्मृति ग्रंथ भी कहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखो, इनका रचना काल इनका रचना काल 200 बीसी से 900 एडी के बीच माना जाता है। माना जाता है। दाएं भाग स्मृति में दाएं भाग स्मृति में वर्णित है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए।
अर्थात स्मृतियों में सामाजिक नियमों की काफी चर्चा है। विष्णु स्मृति में सिक्कों की विस्तृत विस्तृत व्याख्या की गई है। सिक्कों की विस्तृत व्याख्या की गई है। सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति है। जिसका रचना काल दो सौ ईसा पूर्व के आसपास का है। आपने एक धार्मिक साहित्य वाली हेडिंग डाली थी, है ना? अब देखो, इसी के अंतर्गत हम लोग अब बौद्ध और जैन साहित्य की भी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बौद्ध साहित्य। लिखो, प्राचीन बौद्ध साहित्य पाली भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा में लिखे गए। इसमें सर्व प्रमुख त्रिपिटक साहित्य हैं। ये हैं डैश करके, ये हैं डैश करके। नंबर 1, सुत्त पिटक। इसके सामने लिख दो, बुद्ध के धार्मिक उपदेश। विनय पिटक। बौद्ध संघ के नियमों की चर्चा, बौद्ध संघ के नियमों की चर्चा। अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के दर्शन की चर्चा या व्याख्या कह लो, बौद्ध धर्म के दर्शन की व्याख्या।
लिखो, इन त्रिपिटकों का संकलन 500 से 300 BC के मध्य हुआ। लाइन चेंज करके लिखना, बौद्ध साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ डैश करके लिखो, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। एक बात को लेकर निश्चिंत रहना, ये तमाम नाम आपके जब हम लोग आगे सिलेबस में चलेंगे, प्रागैतिहासिक काल और उसके आगे है ना, जो जो सिलेबस है, तो उसमें हम लोग सॉरी, ये नाम रिपीट होंगे, ठीक है। तो इनको रेगुलर इंटरवल में देखते रहना, जो कुछ भी इस समय बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने आप को बड़े कंफर्टेबल जोन में पाएंगे, क्योंकि जो टाइम पीरियड हम लोग बता रहे हैं उस टाइम पीरियड में इनकी चर्चा, तमाम इनमें से तमाम की चर्चा होगी, है ना। जैसे मिलिंद पन्हो है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। यहां हम केवल आपको परीक्षा की दृष्टि से बिंदु बता रहे हैं, ठीक है। इन सब की चर्चा होगी जब हम लोग मरणोत्तर काल में जाएंगे, तो इसकी चर्चा होगी। मिलिंद पन्हो ब्रैकेट में नागसेन, कॉमा, बुद्धचरित, बुद्धचरित, अश्वघोष, विभाषा शास्त्र, वसुमित्र, वसुमित्र, ऐसे लिखना, कंग्यूर, तंग्यूर, कंग्यूर तंग्यूर ग्रंथ जो हैं, ये तारानाथ, तारानाथ ने लिखे थे। तारानाथ के ब्रैकेट में लिख देना तिब्बत, ये तिब्बत के थे। ठीक है, इसके बाद लिखो जैन साहित्य, लिखो जैन ग्रंथों को सामूहिक रूप से आगम, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। सामूहिक रूप से आगम, आगम के ब्रैकेट में लिख लो सिद्धांत, कहा जाता है।
जैन धर्म आगे चलकर दिगंबर व श्वेतांबर में बटा। लाइन चेंज करके लिखना। जैन साहित्य में पुराणों को जैन साहित्य में पुराणों को चरित कहा गया है। चरित, चरित का मतलब होता है जीवन चरित, है ना। चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, चरित का मतलब जीवन चरित। कंटिन्यू, इसी में कंटिन्यू करते हुए लिखना। 9वीं शताब्दी में जिनसेन ने जिनसेन जिनसेन ने आदि पुराण, अब देखो पुराण शब्द आया, पुराण का मतलब है चरित, तो आदि चरित भी बोल सकते हैं। जिनसेन ने आदि पुराण लिखा। जो पहले तीर्थंकर जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन कथा है। इसी प्रकार गुणभद्र ने उत्तर पुराण, रविशेण ने पद्म पुराण की रचना की। एक अन्य जैन विद्वान हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की रचना की थी। ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है, कई बार मैचिंग में लगाने के लिए, है ना, या कह सकते हो डायरेक्ट, मान लो पूछ लिया परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना है, तो कम से कम आप उसको बता तो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो शुरुआती 2 यूनिट है उनको लेके बहुत परेशान मत होना, है ना, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस समय कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है, और चूंकि आपने इतिहास पढ़ रखा है तो आपके लिए नया तो नहीं है। हाँ, बाय चांस अगर लंबा गैप हो गया है और तब आप इन चीज़ों को देख रहे हैं
और आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ शुरुआती 2 यूनिट जो हैं उनको फॉलो करिए, ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनिए, समझिए, लिखिए, है ना? जो समझाया जाता है उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे के अध्यायों में इसमें से तमाम चीज़ें रिपीट होंगी, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। अन्यथा जब आगे हम लोग अध्यायों पर चर्चा करेंगे, तो जब इस प्रकार की चीज़ें अध्यायों के बीच में आएंगी, तो आप हर बार चौंकेंगे कि अरे, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ये जो विचार होता है ना कि ये तो हमें पता ही नहीं था, वहां पर आप अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे जब हम लोग चैप्टर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चीज़ों को नोट कर लीजिए, है ना? 2-4 क्लासों में ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, फिर आप निश्चिंत होकर चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना? ये समझाना आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है? चलिए, तो फिलहाल हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।